बेरंग लिफाफे भाग 2। अतीत अमर है भविष्य के जैसा, वर्तमान क्षणिक है जीवन जैसा, यादें अतीत की सपने भविष्य के, जो साथ है वो हर पल तुम जैसा। अगले दिन मैं दोनों साथियों के साथ सुबह तय समय पर मेट्रो से ऑफिस पहुंचा। अपनी अटेंडेंस लगाई, जो आजकल बायोमेट्रिक और रजिस्टर दोनों जगह लगानी पड़ती थी, क्योंकि सरकार द्वारा टेक्नोलॉजी को तो ग्रहण कर लिया जाता है, लेकिन पुराने तरीके को बंद नहीं किया जाता। कहा जाता है कानून में अभी भी हस्तलिखित दस्तावेज को ही सबूत माना जाता है, ऑनलाइन को नहीं। हर डिपार्टमेंट में अक्सर या तो इसे ट्रायल कहा जाता है या फिर सिर्फ प्रैक्टिकल। और सच कहें तो ये आपके काम को आसान बनाने के लिए नहीं, बल्कि आपको ट्रैक करने के लिए होते हैं। पर हर चीज से कुछ न कुछ असर तो पड़ता ही है या कुछ बदलाव आता ही है। ऐसे ही अब भी बस इतना बदलाव आ चुका था कि पहले चाय पीकर ऑफिस पहुंचते थे, पर अब अटेंडेंस लगाकर चाय पीने जाया करता था। सब लोग सुबह की चाय ऑफिस में मंगाया करते थे, लेकिन मैं कैंटीन में जाकर पीता था। इसका कारण शायद ये था कि मुझे दूसरों को ऑब्जर्व करना बहुत पसंद था, या यूं कहें कि मैं बहाने ढूंढा करता था ऑफिस से जाने के। चाय पीकर अंदर पहुंचा और एक केस की फाइल निकालकर देखने लगा, जिस पर डिपार्टमेंट 1 साल से जवाब नहीं दे रहा था। बार बार कोर्ट से रिमाइंडर आने के बाद भी डिपार्टमेंट अपनी तरफ से असमर्थता जाहिर करता हुआ वकील को कुछ न कुछ बहाना लिख देता। शायद ऊपर से अभी जवाब देने को मना किया गया था, क्योंकि वो मुद्दा संवेदनशील श्रेणी का था, और इससे बड़ी बात कि वो एक प्रसिद्ध नेताजी के एरिया का था। उसमें आगे क्या करना था, इसके लिए नोट शीट पढ़ने लगा। किसी भी आदेश की आत्मा उसकी नोट शीट पर ही होती है, जिसे देखकर आप समझ सकते हो कि इसमें क्या चल रहा है। कुछ देर बाद लगभग 11 बजे के आसपास, जैसा कि उम्मीद थी, दोनों की दोनों फिर से आधम के। इस बार दोनों की वर्दी में अंतर था। आज इंस्पेक्टर ने वर्दी पहनी हुई थी, जिस पर 3 स्टार स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। साथ में नेम प्लेट भी थी, जिस पर स्पष्ट रूप से मोनिंदर सिंह लिखा हुआ दिख रहा था। मध्य प्रदेश पुलिस लिखा हुआ दिखाई दे रहा था। वहीं साथ में नेहा को देखकर लग ही नहीं रहा था कि वो पुलिस वाली है। हल्का सा सांवला रंग था, चेहरा ऐसा कि एक बार देख लो तो पलटकर जरूर देखने का मन करता। दोनों अंदर आए। मैंने कहा, क्या बात है सर, आज वर्दी एक्सचेंज कर ली? इंस्पेक्टर बोल पड़ा, वर्दी एक्सचेंज नहीं की। क्या है ना कि इस वर्दी की, खासकर इन कंधों के स्टार्स की बड़ी वैल्यू है। कई जगह फॉर्मेलिटीज नहीं करनी पड़ती, चाहे मेट्रो हो या कोई ऑफिस, वरना आई कार्ड की इतनी वैल्यू नहीं है जितनी वर्दी की वैल्यू है। इसीलिए किसी एक को तो वर्दी पहननी ही पड़ती है। कुर्सी पर बैठते हुए इंस्पेक्टर ने मुझे घूरा और प्रश्न किया, तो क्या सोचा? सोचना क्या है सर, मैं जिम्मेदार नागरिक हूँ। कानून की मदद करना या कानून की गलतफहमी को दूर करना तो मेरा फर्ज है। तभी मैंने देखा कि नेहा ने अपने बैग से कुछ डॉक्यूमेंट्स निकाले। उसके हाथ में अजीब सी पेंसिल थी, जिससे उसने लिखना शुरू कर दिया। मैंने पूछा कि ये क्या है, तो वो बोली, मैं स्टेनो हूँ, डिक्टेशन करने के लिए मैं इसी का उपयोग करती हूँ। मैं समझ गया कि ये मुझ पर मनोवैज्ञानिक रूप से दबाव बनाने का तरीका है। पुलिस वाले कई प्रकार के शारीरिक और मनोवैज्ञानिक तरीके अपनाते हैं, जिससे कोई मुजरिम या अपराधी अपने आप सब कुछ कह देता है। नेहा ने एक डायरी की तरफ देखा और पढ़कर कुछ सवाल पूछने लगी, जैसे पहले से लिखकर आई हो कि क्या पूछना है। दोनों उस दिन पूरे होमवर्क के साथ आए थे। इंक्वायरी शुरू करने से पहले कुछ छोटे छोटे सवाल हैं, नेहा बोली। सवाल कभी छोटे नहीं होते, सिर्फ जवाब छोटे होते हैं। आप पूछिए, मैंने कहा।
क्या आपके पास बंदूक है? जी नहीं, रिवॉल्वर है, वो भी लाइसेंस के साथ। लाइसेंस दिल्ली में किसने बना दिया? इंस्पेक्टर बीच में बोल पड़ा। जी हां, लाइसेंस के साथ। पूरे देश भर का लाइसेंस है मेरे पास, और मध्य प्रदेश से ही ग्वालियर कलेक्टर की अनुशंसा से मध्य प्रदेश राज्यपाल द्वारा जारी किया गया है। मेरा खुद का 4 बार आवेदन रिजेक्ट हो गया। क्या बात है, बड़ी बात है सरकार की। इंस्पेक्टर धीमी आवाज में बोला। इस जॉब से पहले किस जॉब पर थे? नेहा ने पूछा। जी, एनआईसी में प्रोग्रामर हुआ करता था, और उससे पहले असिस्टेंट स्टैटिकल ऑफिसर, उससे पहले डेटा एंट्री ऑपरेटर राजस्व विभाग, और उससे भी पहले पटवारी, उससे पहले गेस्ट टीचर। क्या आप प्रॉपर डेट वाइज पोस्ट बता सकते हैं? जी बिल्कुल, मैंने बताना शुरू किया। 2006 से 2008 तक गेस्ट टीचर रहा। वो पोस्ट सीजनल हुआ करती थी, या यूं कहें कि सरकार की तरफ से संस्थागत मौसमी रोजगार था, जो आज भी है। 125 रुपए रोज के हिसाब से महीने में अधिकतम 22 दिन के लिए बुलाया जाता था, और साल में अधिकतम 9 महीने, या बुलाया भले ही ज्यादा हो पर वेतन इतना ही दिया जाता था। बेरोजगारी का आलम ऐसा कि इसके लिए भी कई लोगों पर पैसे चढ़ाने पड़ते थे, और कई बार लोगों का पूरे सत्र काम करने का वादा करना होता था। फिर 27 नवंबर 2008 को पटवारी की पोस्ट पर ज्वाइन किया। 8 जुलाई 2010 से उसी विभाग में जूनियर डेटा एंट्री ऑपरेटर। इसके बाद 16 दिसंबर 2012 को असिस्टेंट स्टैटिकल ऑफिसर के पद पर ज्वाइन किया। उसके बाद 8 जून 2013 को एनआईसी में प्रोग्रामर के पद पर। तब से यहाँ आपने इन सब जॉब्स का उल्लेख नहीं किया। जान सकते हैं क्यों? क्योंकि किसी भी कार्यालय में जब अधिकारी से दूसरी जॉब या हायर स्टडी की परमिशन मांगते हैं, तो ऐसे व्यवहार करते हैं जैसे उनकी बेटी का हाथ मान लिया हो। और यदि कोई परमिशन देने की इच्छा भी जाहिर कर दे, फिर उसके बाद डिपार्टमेंट से एनओसी लेने में, फाइल पास करवाने में इतने पापड़ बेलने पड़ते हैं कि इससे अच्छा है परमिशन ही ना ली जाए। सब जगह 3 महीने का वेतन जमा कर आप कभी भी छोड़कर जा सकते हो, और जब बड़े पद और अधिक वेतन पर जाना हो और अन्य राज्य या राज्य से केंद्र में जाना हो, तो इसका कोई फर्क भी नहीं पड़ता। फिर जिस चीज से फर्क नहीं पड़ता, उसे करके परेशान क्यों होना? और लास्ट बात, ये कानूनन अपराध और पाप दोनों श्रेणी में नहीं आता। आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? ग्रेजुएशन यानी बीकॉम के बाद 6 सब्जेक्ट से पोस्ट ग्रेजुएट और फिर एलएलबी। इसके अलावा छोटे बड़े कई डिप्लोमा हैं। 6 सब्जेक्ट से पोस्ट ग्रेजुएट? जी। कौन कौन से सब्जेक्ट्स? हिस्ट्री, आर्कियोलॉजी, अर्थशास्त्र, एस्ट्रोलॉजी, एमबीए फाइनेंस, एमएससी कंप्यूटर। पर सर्विस बुक में तो सिर्फ 4 ही पोस्ट ग्रेजुएशन मेंशन है, और एलएलबी का भी जिक्र नहीं है। जी। हमारे यहाँ आप कितना पढ़ सकते हो, कितने समय में पढ़ सकते हो, ये सभी नियम गवर्नमेंट की कुछ संस्थाओं द्वारा बनाए जाते हैं, और उन संस्थाओं में जो नियम बनाने वाले होते हैं वो बड़े धुरंधर वकील होते हैं। ऐसी भाषा में लिखते हैं जो आम आदमी ना समझ सके, और समझ भी ले तो उतना ही अर्थ लगा सके जितना लगाया जा सकता है, या कुछ और अर्थ लगा ले। उनके हिसाब से यदि एक समय में एक व्यक्ति 1 से ज्यादा डिग्री करता है तो गवर्नमेंट गैर कानूनी मान लेती है। मेरी 2 डिग्री गवर्नमेंट के हिसाब से अपराध की श्रेणी में आती है। और एलएलबी मैंने इसलिए नहीं बताई क्योंकि हर डिपार्टमेंट में ऐसे कानून जानने वाले बाबुओं की जरूरत होती है जो उनकी फाइलें लेकर हर रोज कोर्ट पहुंचते रहें,
और अन्य शासकीय वकीलों से ये सुनते रहें, तुम बाबू हो, ये कानून तुम्हारी समझ का नहीं है, अपने साहब से बोल देना, अगली पेशी पर खुद आए, मतलब एक क्लर्क बना देते हैं जो लीगल डिपार्टमेंट का असिस्टेंट बना रहता है हमेशा। अपने पूर्व अनुभवों को देखते हुए मैंने ये बताना जरूरी नहीं समझा। इंस्पेक्टर ने मेरी ओर देखते हुए कहा, बहुत पढ़ाई कर ली है बाबू। अच्छा, एक बात और बताओ, 27 फरवरी 2014 को तुम कहां थे? जी, मैं एनआईसी के प्रोग्रामर के पद पर था। कहां पोस्टिंग थी? मध्य प्रदेश के पुरी जिले में। उस दिन ऐसा क्या हुआ था जिसके पीछे इंक्वायरी हुई थी? उस दिन देश का बजट पेश हुआ था और उसी साल 2-3 महीने बाद इलेक्शन भी होने वाले थे। सभी कार्यालयों में, खासकर कलेक्ट्रेट में, आपने देखा हो तो उस समय एक अलग ही माहौल होता है। सिर्फ और सिर्फ चुनाव ही एक मुद्दा होता है। कलेक्टर को या अपने को कलेक्टर के करीबी मानने वाले उन सभी कर्मचारियों को लगता है कि मुझे पूरे जिले के कर्मचारी मिल गए हैं काम करने के लिए। किसी को भी उठाकर अटैच कर लेते हैं। बजट का कोई मुद्दा नहीं होता। जिस प्रकार युद्ध में बिना ऑडिट के पैसे दिए जाते हैं, उसी प्रकार इलेक्शन का फंड आता है। इस समय कचहरी यानी कलेक्टर ऑफिस में एक त्योहार का मौसम चलता है जो रिजल्ट तक रहता है। जनता के सभी काम हो रहे होते हैं। कोई भी जनसेवक जनता से बुरा नहीं बनना चाहता। सभी विवादित फाइलें रोक दी जाती हैं। राजस्व से संबंधित सभी पेंडिंग केस आगे बढ़ा दिए जाते हैं जो कि जनता के डायरेक्ट मुद्दों से जुड़े हुए रहते हैं एवं इनसे वोट पर फर्क पड़ता है। बस रीडर द्वारा फाइल पर लिख दिया जाता है, पीठासीन अधिकारी इलेक्शन कार्य से बाहर होने के कारण आगामी तारीख दी जाती है। पीठासीन अधिकारी मतलब राजस्व न्यायालय में निर्णय देने वाले अधिकारी, जैसे एडीएम, एसडीएम आदि। सभी अधिकारी इस टेंशन में जी रहे होते हैं कि आचार संहिता लगने से पहले जो लास्ट ट्रांसफर होने वाले हैं, कहीं हम उनमें यहां से चले ना जाएं। ना जाने के कारण सबके अलग अलग होते हैं। किसी को पैसे से प्यार होता है, किसी को प्राप्त हो रही इज्जत से प्यार होता है, किसी को जगह से प्यार होता है, तो कोई अपने किसी व्यक्ति को जीत हार में मदद या विरोध करने की वजह से टिका हुआ होता है। किसी के बच्चे उस जगह सेट हुए होते हैं, किसी का व्यापार जमा हुआ है, तो कोई रिटायर होने वाला है। कारण अलग अलग हो सकते हैं पर सबको डर होता है। कुल मिलाकर काम को छोड़कर सब कुछ हो रहा होता है। कौन क्या कर रहा है किसी को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। और वही वो समय था, उस दिन बजट भी था। बजट और इलेक्शन दोनों एक साथ होने का मतलब और ज्यादा तीव्रता के साथ ऐसे माहौल का होना। बजट के दिन शेयर मार्केट काफी वोलटाइल होता है। कौन सा टाइल? इंस्पेक्टर बोल पड़ा। वोलटाइल मतलब बहुत ज्यादा घटना बढ़ना। उस दिन शेयर मार्केट में गिरावट हुई थी। निफ्टी ने 6,700 का घर और सेंसेक्स ने 22,000 टच किया था। उस गिरावट के बिल्कुल ठीक पहले मार्केट एकदम बढ़ता हुआ दिखाई दिया था, जिस कारण सब लोगों को लगा मार्केट बढ़ रहा है। और वैसे ही बजट के दिन मार्केट में उतार चढ़ाव कोई बड़ी बात नहीं होती, और उसमें भी एक्सपायरी का दिन हो। एक मिनट, ये निफ्टी एक्सपायरी ये क्या होता है? इंस्पेक्टर बोला। ये जो हम मार्केट में शेयर खरीदते बेचते हैं, ये सब कैश मार्केट या इक्विटी मार्केट होता है, और इसी मार्केट में फ्यूचर ऑप्शन भी होते हैं जिसे वायदा व्यापार कहते हैं। ये इक्विटी मार्केट, कमोडिटी मार्केट, करेंसी मार्केट सभी में होता है। इसी कैश मार्केट का जो इंडेक्स या जो चेहरा है उसे निफ्टी कहते हैं। सेंसेक्स और निफ्टी एक से ही हैं। बस ये समझ लो, दो जुड़वा भाइयों के अलग अलग चेहरे हैं, जो अलग भी हैं और एक भी।
और हर महीने के आखिरी गुरुवार को वायदा व्यापार को खत्म करना पड़ता है। मतलब जो भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उनकी वो लास्ट डेट होती है। जैसे किसी किराएदार का आपसे 11 महीने का कॉन्ट्रैक्ट हुआ हो और आज वो 11 महीने पूरे होने वाले हैं, तो उसे आज एक्सपायरी कह सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही ये है, जिसे मार्केट की भाषा में एक्सपायरी कहते हैं। कुछ मामलों में ये प्रत्येक गुरुवार को भी होता है, या हो सकता है इसकी जानकारी हर किसी को नहीं होती। ये थोड़ी टेक्निकल चीज है। हाँ, कोई बात नहीं, आगे बता, इंस्पेक्टर बोल पड़ा। कुछ लोगों द्वारा ऐसा कहा गया कि हमारे एनआईसी के सर्वर से कुछ मैनिपुलेशन किया गया था, जैसे फर्जी वॉल्यूम दिखाकर रेट बढ़ाई गई थी और उसका फायदा लेकर लोगों ने अपने शेयर निकाल लिए और बाद में सबको नुकसान हुआ। वैसे मार्केट में नुकसान कभी नहीं होता, किसी ने बेचा है तो कोई खरीदने वाला भी होता है। एक चेन होती है, कभी भालू बन जाता है, कभी बैल बन जाता है। मतलब मार्केट के घटने और बढ़ने का ही नाम है। क्या ऐसा कुछ किया था तुमने? नेहा ने पूछा। मैंने कहा नहीं, ये सब बकवास है, ऐसा संभव ही नहीं, ये कोरी कल्पना है। शेयर मार्केट की सिक्योरिटी को ऐसे ही नहीं तोड़ा जा सकता। जहां रोज करोड़ों लोग काम करते हैं, उसका सर्वर इतना कमजोर कैसे हो सकता है? इसकी सिक्योरिटी के लिए सरकार द्वारा एक क्लोन सर्वर भी बनाया गया है, ताकि कोई नुकसान पहुंचाना चाहे तो वो क्लोन पर ही टारगेट करता रहेगा, असली घर तक पहुंच ही नहीं सकता। ये बात तो उनको भी पता है, फिर उन्होंने आपसे क्यों पूछा? उनका कहना था कि एनआईसी चूंकि घर का सर्वर है, उस पर उन्होंने ऐसी नजर नहीं रखी थी, क्योंकि ये सर्वर आधिकारिक लोगों के पास ही होता है और चूंकि ये डायरेक्ट घर से जुड़ा है, तो उसके जरिए किसी ने ऐसा किया है। मतलब जिसके पास चाबी थी उसी ने चोरी की, ऐसा लगता है, इंस्पेक्टर बोला। ऐसा उनको लगता है, पर मैं नहीं मानता ऐसा। आपके साथ और कौन कौन था उस समय उस ऑफिस में? प्रशांत पवार, वो उस समय मेरा साथी था, हम दोनों एक ही पोस्ट पर थे। वो कहाँ है आजकल? इंस्पेक्टर का अगला सवाल था। पता नहीं, उसके बाद उसने जॉब छोड़ दी थी। तो क्या हुआ था सच में? ये तो मुझे भी नहीं पता, इसी चक्कर में तो इंक्वायरी खत्म हुई थी, क्योंकि पता नहीं क्या हुआ, हमें खुद नहीं पता कुछ हुआ भी था या किसी ने झूठी अफवाह उड़ाई हो। इंस्पेक्टर बोला, चलो इस मुद्दे को छोड़ ही दो, हमारे केस का इससे कोई लेना देना नहीं है, इसे जाने दो। उसके चेहरे पर ज्यादा चीजें ना समझ पाने का मलाल दिख रहा था। अच्छा ये बताओ, प्रतीक्षा को जानते हो? तेज आवाज में मुझे घूरते हुए इंस्पेक्टर बोला। प्रतीक्षा? मैंने जोर देकर कहा, ऐसा तो कोई मेरे साथ ऑफिस में नहीं है। इससे पहले भी कभी किसी ऑफिस में कोई नहीं रहा, ना ही मेरा कोई परिचित है इस नाम का। इंस्पेक्टर ने नेहा को इशारा किया और उसने बैग में से एक तस्वीर निकालकर मेरे सामने टेबल पर रख दी। ये कौन है? इंस्पेक्टर ने पूछा। कुछ देर देखकर मैंने कहा, ये तो मैं हूं। और तुम्हारे पास कौन है? मैंने गहरी सांस लेते हुए कहा, प्रतीक्षा सूद। ये मेरे स्कूल की तस्वीर है, 2001 की। हम सब स्कूल में साथ थे, हमने 12th 2003 में की थी। उसके बाद पता नहीं, तब से 17 साल हो चुके हैं, पूरे 17 साल। अब 2020 है। 28 मार्च 2003 को हम सब स्कूल से चले गए थे। कहते हुए मेरा गला भर आया। मैं कुछ देर खामोश रहा। मुझे पता था कि सच में किसी चीज से पीछा छुड़ाने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप उससे बच जाएंगे। इंसान जिस चीज से बचना चाहता है उसका सामना करना ही पड़ेगा। इंस्पेक्टर और नेहा दोनों मेरी तरफ गौर से देख रहे थे। शायद वो मेरा चेहरा देखकर कुछ अंदाजा लगा रहे थे या कुछ निष्कर्ष निकालने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस में काम करते करते लोग दूसरों का चेहरा पढ़ना अच्छे से सीख जाते हैं। इससे तुम्हारी मुलाकात कब हुई थी? इंस्पेक्टर ने कहा। स्कूल में।
नवोदय में पढ़ते थे हम साथ में। काफी पुरानी बात है। मैंने कहा चलो शुरू से ही बताओ, कोई दिक्कत नहीं, मेरे पास बहुत टाइम है, कल बताऊंगा, आज वैसे भी काफी समय हो गया। मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कल मिल लेते हैं, इंस्पेक्टर ने कहा।